हम ये समझते हैं कि सारी दुनिया जो है वो हमारी दुश्मन है। अफगानिस्तान दुश्मन है, ईरान दुश्मन है, इंडिया दुश्मन है, चीनी नाराज हैं। खराबी इन सब में है या हम में? खराबी तो जी हमारी समझ में है। इंडिया का सबसे बड़ा जो ट्रेडिंग पार्टनर है वो कौन है? चाइना है। हम ये समझते हैं कि चीन और इंडिया में दुश्मनी चल रही है और चीन के साथ तिजारत जो है, उनके जो ताल्लुकात हैं हर साल जो है वो तरक्की कर रहे हैं। हाँ, तनाज़ात अपनी जगह, लेकिन बिजनेस अपनी जगह चलता रहता है। हम ही हैं कि हम दुनिया भर से जो है लड़के बैठ के जाते हैं कि इन्वेस्टमेंट भी आए, प्रोग्रेस भी हो। आप कहने के जो इंडिया जो इस्तेमाल करे तालिबान को, तो तालिबान से ताल्लुकात तो चीन भी बढ़ा रहा है। ये दुनिया में नॉन है। इख्तलाफात अपनी जगह, तनाज़ात अपनी जगह, काम अपनी जगह। दुनिया हमारी तरह जज्बाती नहीं है। जब सीपेक आया, कुछ लोगों ने कहा कि गेम चेंजर है। आज ये हालत है कि सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान मकरूज है वो चीन का है। सीपेक में जो प्रोजेक्ट लगे, इसमें भी कोई 75% वो लोन्स हैं। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है? इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो हमने ये अपने आप को धोखा दिया है कि जी इन्वेस्टमेंट आ रहा है। ट्रम्प साहब आ गए, पाकिस्तान की सियासत पर क्या असर पड़ेगा? ट्रम्प को कोई दिलचस्पी मैं नहीं समझता पाकिस्तान से इतनी ज्यादा है। अमेरिका हमें कोई बहुत ज्यादा डोनेट तो नहीं कर रहा, तो फिर हम इतना रिलाय उसके ऊपर क्यों करते हैं? हमने इसको कुछ ज्यादा ही अपने सर पे सवार कर लिया। कोई भी आ जाता है अमेरिकन, उसने एक ट्वीट कर दिया था, समझते हैं कि बड़ा पता नहीं क्या हो जाए। पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट जो है 5 साल के अंदर, इट विल कंटिन्यू टू बी द मोस्ट पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल फैक्टर। ये जो नेगोशिएशंस जो हैं, इसका कोई नतीजा बराबर नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका में ट्रम्प साहब आ चुके हैं और उनके आते ही एक बार फिर पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशन को लेकर बहस शुरू हो चुकी है। बहुत सी डिस्कशन हो रही है, सियासी मामलात पर भी बात हो रही है कि अब अगर ट्रम्प साहब आ गए हैं तो पीटीआई का मुस्तकबिल क्या होगा, क्या इमरान खान बाहर आ जाएंगे, ट्रम्प के आने के बाद चीन से हमारे ताल्लुकात कैसे होंगे, क्या इंडिया से हमारे मामलात हल हो सकते हैं। बहुत सी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। तो आज की पॉडकास्ट में हम यही डिस्कस करेंगे और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं यूसुफ नज़र साहब, जो ऑथर हैं, राइटर हैं, फाइनेंशियल टाइम्स में लिखते हैं, डॉन के लिए लिखते हैं और फाइनेंशियल एडवाइज़र भी हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि ट्रम्प साहब आ गए, इससे पाकिस्तान की सियासत पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, 4 नवंबर को मैंने डॉन में एक आर्टिकल लिखा था और उसमें मैंने यही कहा था कि ट्रम्प की जो तरजीहात हैं उसमें पाकिस्तान कहीं नज़र नहीं आता और ट्रम्प के आने से पाकिस्तान की जो दाखिली सियासत है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, कम से कम मुझे तो नहीं लगता। और मेरी अब भी राय वही है। हालांकि इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, कंट्रोवर्सी है, लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि अमेरिका की जो दिलचस्पी थी इस खत्ते में, वो तो एक तो हमारी अफ़गान वॉर थी, उसके बाद ख़त्म हो गई थी। फिर 9/11 हो गया, फिर वॉर ऑन टेरर शुरू हो गई। तो उसका जो ड्रॉप सीन हो गया जब अमेरिकन ने अपने ट्रुप्स जो हैं विड्रॉ कर लिया अफ़गानिस्तान से। और ट्रम्प साहब भी जो हैं वो इस बात के फेवर में नहीं हैं कहीं भी कि अमेरिकन ट्रूप्स भेजे जाएं या अमेरिका कोई जंगों में वो इन्वॉल्व हो, तो उसके भी कोई आसान नहीं है। तो बाकी ट्रम्प को कोई दिलचस्पी मैं नहीं समझता पाकिस्तान से इतनी ज़्यादा है। ये अलग बात है कि पाकिस्तानी खुद जाके जो हैं अमेरिकन सेनेटर्स के पास, कांग्रेसमैन के पास, मुख्तलिफ उहदेदारों के पास जाके कोशिश करते हैं कि वो किसी तरह से कोई फ़ायदा उठा लें या कोई दिलचस्पी उनकी पैदा हो जाए। और लेकिन और इसमें बहुत सारी को जो एक बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा भी जो किया जाता है। लेकिन मैं नहीं समझता कि इस दफ़ा ये आप जो कह रहे हैं माजी की में बात ये सही थी, लेकिन उस वक्त अमेरिका के बड़े मफादात थे इस खत्ते में, वो उनकी नौयत बहुत तब्दील हो गई है और पाकिस्तान में दिलचस्पी भी बहुत कम हो गई है। आप देख लीजिए 2000 जो वॉर ऑन टेरर के ख़त्म होने के बाद अमरीकी इमदाद जो है बहुत कम रह गई है। अब बमुश्किल यूएसएड से कोई सालाना $100 मिलियन आ रही है, जो बिल्कुल आटे में नमक के बराबर है। और ये जाहिर करती है कि अमेरिका की दिलचस्पी कितनी है। हाँ, यहाँ हमारा जो मीडिया है उसमें शोर बहुत होता है। तो सर ये जो नंबर्स आप बता रहे हैं ये मैं भी देख रहा था, तो हमारी इमदाद तो अमेरिका हमें कोई बहुत ज़्यादा डोनेट तो नहीं कर रहा, तो फिर हम इतना रिलाय उसके ऊपर क्यों करते हैं? इसका रीज़न क्या है? माजी में चलें समझ में आता है कि वहाँ से डॉलर आते थे तो हमें सर झुकाना पड़ता था, अब क्या रीज़न है? हम रिलाय तो नहीं कर रहे, हम ये अमेरिका की यकीनन हम देखिए, अमेरिका जो है पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं उसकी सबसे बड़ी मार्केट है। अमेरिका जिस तरह के इदारे हैं, जिस तरह के IMF है, उसमें बहुत इन्फ्लुएंशियल है। अमेरिका IMF में सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। उसकी शेयर होल्डिंग कोई इतनी 14% है, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट है। तो बहरहाल उसकी अपनी एक से है।
तो अमेरिका तो एक बड़ी पावर है, एक सुपर पावर है, तो उसका इन्फ्लुएंस दुनिया में हर जगह है। तो उस लिहाज से ये नहीं कि हम कोई इससे बहुत ज़्यादा हमें पैसे मिल रहे हैं, लेकिन ये एक फैक्ट है दुनिया की ग्लोबल पॉलिटिक्स का, और अमेरिका का इन्फ्लुएंस जो है वो हर जगह रहता है। यूरोपियंस भी उनकी बात सुनते हैं, तो इसमें ये कोई इतनी कोई अनहोनी बात नहीं है, लेकिन हमने इसको कुछ ज़्यादा ही अपने सर पे सवार कर लिया है। अभी कोई भी आ जाता है अमेरिकन जो है, हम समझते हैं कि एक कोई मामूली आदमी है, उसने एक ट्वीट कर दिया, तो हम समझते हैं कि बड़ा पता नहीं क्या हो जाएगा। उसका कुछ नासमझी भी है। एक हम समझते हैं कि जिस तरह कि पता नहीं दुनिया में ब्लॉग्स बन रहे हैं कि भाई इंडिया जो है वो अमेरिका के साथ मिलकर ब्लॉग बना रहा है। अब कितने लोगों को पता है कि इंडिया का सबसे बड़ा जो ट्रेडिंग पार्टनर है वो कौन है? वो चाइना है। हम ये समझते हैं कि चीन और इंडिया में दुश्मनी चल रही है, और चीन के साथ तिजारत जो है, उनके जो ताल्लुकात हैं वो हर साल जो है वो तरक्की कर रहे हैं। अच्छा सर, मैं ये भी समझना चाह रहा हूँ कि अभी रिसेंटली भी हमने देखा कि 1-2 साल पहले चीन का काफ़ी तनाज़ा रहा इंडिया के साथ। वहाँ की सरहद पे भी वो हुआ, लोग भी मरे दर्जनों के हिसाब से, फौजी उनके वो हुए। तो मगर इसके बावजूद तिजारत हो रही है। बिल्कुल, ये दुनिया में नॉर्म है कि इख्तलाफात अपनी जगह, तनाज़ात अपनी जगह, काम अपनी जगह। इसलिए कि दुनिया हमारी तरह जज्बाती नहीं है, बड़ी प्रैग्मेटिक है। अब जो ट्रेंड है, इंडिया इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, फार्मास्यूटिकल्स, इस तरह की चीज़ें जो है चाइना से इंपोर्ट कर रहा है, और क्यों नहीं करेगा? भाई चाइना इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। तो वो इंडियंस जो हैं बड़ी समझदारी से करते हैं। वो अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात रखते हैं, चीन के साथ भी रखते हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ती है कोई चीज़ लेने की वो रशिया से भी ले लेते हैं। उनके सऊदी अरब से बहुत अच्छे ताल्लुकात, ईरान से ले लेते हैं सर। ईरान से भी, उनके सऊदी अरब से बहुत अच्छे ताल्लुकात। तो सर हम ट्रेड क्यों नहीं करते इंडिया से? इसलिए कि हमारे साथ मसला है ना, हम ये समझते हैं कि सारी दुनिया जो है वो हमारी दुश्मन है। अफ़गानिस्तान दुश्मन है, ईरान दुश्मन है, इंडिया दुश्मन है, चीनी नाराज़ हैं। हम कोई मामूली सा कोई आदमी आ जाता है गोरा, तो हम समझते हैं कि पता नहीं वो क्या हो गया। खराबी इन सब में है या हम में? खराबी तो जी हमारी समझ में है। हम ये आज तक ये समझ ही नहीं पाए कि कौमें जो तरक्की करती हैं वो अपनी मेहनत से करती हैं, अपने लोगों को आगे बढ़ा के करती हैं। हमारे साथ ये रहा है कि या तो आप चीन से कुछ हो जाएगा। जब सीपेक आया तो 2013 में शुरू हुआ, तो कुछ लोगों ने कहा कि गेम चेंजर है। आज ये हालत है कि सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान मकरूज़ है वो चीन का है, कोई $30 बिलियन। अच्छा, आप सीपैक की बात कर रहे हैं, आप काफ़ी ट्वीट वगैरह भी करते रहते हैं, सीपैक पे आपने लिखा भी है काफ़ी। मुझे ये बताएं कि ये तकरीबन $62 बिलियन का सीपैक मंसूबा है, और इसमें जो है ये जो पूरी इन्वेस्टमेंट हुई है, क्या ये ऐड है या ये कर्जा है या ये शराकतदारी पार्टनरशिप है क्या? ये $62 बिलियन को ज़रा सा आप एक्सप्लेन करेंगे, ये क्या है? पहली बात तो ये कि $62 बिलियन अनाउंस हुए थे, ये हुआ नहीं है। अच्छा, मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल $50 बिलियन का है जो एक्चुअल जो है प्रोजेक्ट्स लगे हैं या लग रहे हैं। ठीक है। लेकिन इसमें भी कोई 75% या थोड़ा सा ज़्यादा ही बल्कि वो लोन्स हैं। इसीलिए पाकिस्तान जो है इस वक्त कोई अब चाइना को। अच्छा, ये लोन्स हैं? लोन्स, जी जी, मैं थोड़ी सी रहा हूँ। कोई $29 बिलियन जो हैं पाकिस्तान वो करता है, चाइना का मकरूज़ है। तो सीपेक में जो प्रोजेक्ट लगे, जैसा कि आप पावर प्लांट्स ले लें, या आप इसको ले लीजिए आप सक्कर मुल्तान मोटरवे, ये लोन्स दिए गए हैं। मिसाल के तौर पर जो ये इन्वेस्टमेंट नहीं है? इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट तो वो होता है कि आप कहेंगे जी दूसरा मुल्क जो है वो आके लगा रहा है, और अगर प्रॉफिट होगा तो फिर वो उससे मतलब उसको बेनिफिट होगा। जैसे रिकोडिक प्रोजेक्ट है कि उसमें जो कंपनी है बैरिक गोल्ड, वो अपना उसने इक्विटी इंटरेस्ट लिया है। तो सर उस लिहाज तो से हमेशा सियासतदानों की तकरीरों में यही सुना है कि सीपैक के तहत सरमायाकारी तो वो होती है ना कि मतलब जहाँ पे हम आरओआई तय करते हैं। नहीं, सरमायाकारी जिस तरह मैंने कहा, आपको मिसाल दे रहा हूँ रिकोडिक की। बैरिक गोल्ड दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है, उन्होंने 50% जो है उसमें प्रॉफिट शेयरिंग है ना, इन स्टेक लिए कि अगर जब वो प्रॉफिटेबल होगी तो उसमें से जो प्रॉफिट आएगा उसका हिस्सा बनेगा, वो ठीक है, उसमें ले जाएंगे। ये इन्वेस्टमेंट है।
लोन जो सीपैक जो है इसमें जो मेजॉरिटी है, मैंने कहा 75% ज़्यादा है बल्कि, वो लोन्स हैं। मैं आपको मिसाल दे रहा था, जो आपकी है सक्खर मुल्तान मोटरवे, उसकी जो कॉस्ट है टोटल 90% तो चाइनीज से लोन है, अच्छा। कर्जा है। और उसमें भी जो बनाई है सड़क पूरी मोटरवे, वो चाइनीज कंपनी ने बनाई है, तो हमारे लोगों ने नहीं बनाई है। तो अव्वल तो हम इन्होंने कर्जा लिया, फिर जिन्होंने बनाई तो हमने उसकी भी जो कॉस्ट दी उसकी भी। तो हमने ये अपने आप को धोखा दिया है कि जी इन्वेस्टमेंट आ रहा है। देखिए इन्वेस्टमेंट तो हम मकरूज होते चले गए हैं। अब उसके डिफेंस में कुछ लोग ये कहते हैं कि जी इससे हमारी जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है बढ़ गई, लेकिन ये भी एक डिज़ास्टर है। मैं इसको एक लाइन में आपको बताऊंगा। हमने अपनी कैपेसिटी बढ़ा ली कोई ओवर 40,000 मेगावाट। हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी जो है, जितनी सलाहियत है, वह बमुश्किल 20-22 हज़ार मेगावाट है। तो हम उतनी डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर सकते, उतनी अपनी कैपेसिटी लगा ली। कैसे लगाई? लोन लेके। मतलब इस तरह से आप कह लें कि आपके ने 10 गाड़ियां ले ली, आपका एक घर है, लेकिन आपका घर जो है माफ़ कीजिएगा 240 गज पे है, आपके पास पार्किंग की जगह भी नहीं है। ठीक है। लेकिन 10 गाड़ियां ले रही हैं, वो भी आपने क्या किया? लोन लेके ली। अच्छा सर, मुझे अभी बताएं, अभी आप आईपीपीस की बात कर रहे हैं, तो अभी इसके ऊपर बड़ा तेज़ी से काम हुआ है। तो कुछ लोग तो बल्कि ये यहाँ तक कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छी इस्लाहात हुई हैं, इनसे दोबारा निगोसिएशन हुई हैं और दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। तो क्या वाकई ये हम इस मामले में इस्लाहात की तरफ बढ़ रहे हैं? ये कोशिश तो बहुत हुई है, लेकिन देखिए ना, जो आईपीपी जो आप बात कर रहे हैं लोकल, जिसमें ज़्यादातर पार्टीज इन्वॉल्व थी, वो तो जो प्रॉब्लम है वो तो टोटल उसका बमुश्किल 20% है। मेजॉरिटी जो है वो तो उसका ताल्लुक चाइनीज से है, या फिर जो गवर्नमेंट के जो प्लांट्स हैं, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, उनके कर्जों से है। तो इससे थोड़ी बहुत तो बेहतरी आ सकती है चंद पैसों की, लेकिन आप ये समझें कि कोई बहुत मेजर कोई रिस्ट्रक्चरिंग हो गई है पूरे एनर्जी सेक्टर की, ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ है। कोशिश ज़रूर हुई है, लेकिन उस कोशिश का जो बेनिफिट है वो बहुत छोटा है। तो हमने और फिर सबसे बड़ी बात जो है डिस्ट्रीब्यूशन की जो बात है, वो आप ला कहते नहीं, आप प्राइवेटाइज कर दें डिस्को उसको, ये भी एक अजीब सी बात है कि जो भी हुकूमत आती है वो कहती है प्राइवेटाइज कर देंगे। ये बात हम पता नहीं कितने सालों से सुन रहे हैं। देखिए डिस्कोस को प्राइवेटाइज करना अव्वल तो कोई आसान बात नहीं है। दूसरी बात ये कि प्राइवेटाइज करने के लिए देखना पड़ता है कि जो प्राइवेट पार्टीज हैं उनके पास रिक्वायर्ड एक्सपर्टीज है भी या नहीं, और इक्वली इम्पॉर्टेंटली क्या उनके पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है। इसलिए कि एनर्जी सेक्टर ऐसा है जो बड़ा कैपिटल इंटेंसिव है। उसमें इन्वेस्टमेंट, अगर एक पार्टी आपने बिठा ली कि जी फलाने की जो है वो मिसाल के तौर पे कि जी इनकी तो डोलमेन मॉल है, तो बड़े पैसे वाले हैं, अगर उनके पास एक्सपर्टीज़ नहीं है एनर्जी कंपनी चलाने की, और दूसरा ये कि उनके पास 100-200 मिलियन डॉलर्स नहीं है, तो वो नहीं चला पाएंगे। इसलिए कि जो यूरो सेक्टर है, इसमें मुस्तकिल जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और उसके लिए पार्टीज़ को ना सिर्फ एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए बल्कि उनकी जो कैपिटल जो स्ट्रेंथ है, बड़ी बड़ी पार्टीज़ होनी चाहिए। जिस तरह की हमारे यहाँ हैं, ऐसे काम नहीं चल सकता है। तो ये एक ऐसा है कि नारे के तौर पे तो ये ठीक है कि जी प्राइवेटाइज कर दे ठीक हो जाएगा, इसीलिए कुछ हो नहीं पाया है। इसलिए कि ना ही हम प्रॉब्लम को फिक्स करते हैं, हम मेरे ख्याल से बहुत सारे हमारे यहाँ लोग का, जैसे कि हमने बात की कि लोगों को खुश करने के लिए या टिकट चलाने के लिए या न्यूज़ आइटम चलाने के लिए कहते रहते हैं चीज़ें जो कभी हो नहीं पाते। अच्छा सर, वापस आते हैं पाकिस्तान अमेरिका रिलेशन के ऊपर। अभी आपने कहा कि फ़िलहाल अब ऐसा लगता है कि अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है, मगर सर थोड़ा सा हम 2-3 साल पीछे जाएं, ये रिजीम चेंज हुआ, इसके ऊपर भी अमेरिका की तरफ उंगलियां उठाई गई। अभी ट्रम्प साहब आए हैं तो दोबारा उम्मीदें लगी हुई हैं कि इमरान खान साहब को कुछ रिलीफ मिलेगा। तो अगर अमेरिका को हमारी ज़रूरत नहीं है तो फिर हम बार बार उस तरफ, अच्छा ट्रम्प साहब ने भी, सुनने में ये आया है कि जो कैंपेन हुई वहाँ पर पाकिस्तानियों को, जो पीटीआई के वो थे, उनको यकीन दिलाया कि हम आपकी बात सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि उन्हें रिलीफ मिले। तो फिर हम ज़बरदस्ती वहाँ सवार हो रहे हैं, क्या वो फैसिलिटेट कर सकते हैं? जहाँ तक मुझे पता है ट्रम्प ने तो पूरी इलेक्शन कैंपेन में एक मरतबा भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया।
जहाँ पीटीआई तक वाले तो आप ये कहते हैं सर, मैंने एक सर अमेरिका के देखिए पीटीआई के पीटीआई वाले, रहनुमा हैं उनका इंटरव्यू किया पीटीआई था। में बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी दुनिया में रहते हैं। वो एक ऐसी दुनिया उन्होंने बना रखी है, वो एक कल्ट है। और वो जो भी बात पहले तो कह रहे थे कि हमें गुलामी से आज़ादी लेनी है, अब कहते हैं कि इमरान खान की रिहाई के लिए हमें अमेरिका की मदद चाहिए। तो फिर क्या होगा? फिर वो गुलामी से आज़ाद करवाएगा। अब ये इतनी बेतुकी बात है कि मैं क्या कहूँ उस पर। और दूसरी बात यह है कि ऐसा कोई सिलसिला नहीं है कि, ये ज़रूर है कि इनकी, जिस तरह मैंने अपने आर्टिकल में जिक्र किया था, डॉक्टर्स एसोसिएशन है, वो मुख्तलिफ हलकों में जो है वो पैसे जमा करके अपने अपने जो कांग्रेसमैन हैं उनको वो डोनेट करते हैं। तो वो भी उनको खुश करने के लिए कोई एक दो बयान दे देते हैं। लेकिन ये मगरबी जमहूरियतों में बड़ी आम बात है, डोनेशन लेते हैं, जो डोनेशन देते हैं उनको खुश करने के लिए कुछ कह देते हैं, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो ये लॉबिंग ऐसी चलती है। अगर कोई अमेरिका में लॉबी है स्ट्रॉन्ग, तो वो हकीकत में इज़राइल की लॉबी है, जिसको आप ज़ायनिस्ट लॉबी भी कहते हैं, और वो बहुत पावरफुल लॉबी है। लेकिन ये समझना कि पाकिस्तानी जो बहुत ही कलील मिकदार में है और उनको इन्फ्लुएंस भी इतना ज़्यादा नहीं है, वो अमेरिकन गवर्नमेंट की पॉलिसी पे हावी हो जाएंगे, जबकि इतने बड़ी तादाद में ज़ायनिस्ट लॉबी भी है, इंडियंस भी हैं, हमसे बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल भी हैं, पैसे वाले भी हैं। तो हम कोई अपनी बात जो है करवा लेंगे अमेरिका गवर्नमेंट से, ये खाम ख्याली की बात है। मैं समझता हूँ बचकाना बात है ये। हाँ, ये हमारा जो लोकल मीडिया है उसमें कहने के लिए तो अच्छा है, और तालियां बजवाने के लिए, या ट्विटर पे जो है पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए। अब वो जो आपने बात की साजिश की, ऐसी कोई साजिश थी नहीं। वो इमरान खान साहब ने भी लिया था हुसैन हक्कानी का नाम। बेचारा हुसैन हक्कानी तो एक जॉब कर रहा है, जब तक जहाँ तक मुझे बताया बहुत अरसे से कर रहा है। अगर वो इतना ही बड़ा CIA का एजेंट होता तो पता नहीं वो किसी फ्रांस में किसी बड़े बड़े महल में रह रहा होता, कि वो तो हुकूमतें तब्दील करवा सकता है। उसको क्या ज़रूरत है कि वो नौकरी करे और किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाए। तो हमारे यहाँ बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो सियासी प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल होती हैं, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। और अफसोस की बात यह है कि हमारे जो पूरा नेशनल मीडिया का जो डिस्कशन है कि रिजीम चेंज में, ये खुद इमरान खान साहब ने उसको इनकरेज किया। अब वो उन्हीं की पार्टी चाह रही है कि अमेरिका जो है उनको आज़ाद कराए। तो इसमें इतना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है कि वो खुद ही अगर सोचें तो उनको हंसी आएगी। लेकिन हमारे यहाँ, माफ़ कीजिएगा, इंतहाई अहमकाना बातों में जो है इतनी बड़ी बड़ी डिबेट्स होती हैं कि लोग सोचते नहीं कि हम क्या कह रहे हैं। मगर सर ऐसा तो हो सकता है ना, अगर पीटीआई वालों के तनाजुर से देखें कि बाइडन इंतज़ामिया थी, ठीक है, वो जैसे हमारे यहाँ जब कोई हुकूमत आती है तो उसकी पॉलिसी चेंज होती है ना, तो बाइडन इंतज़ामिया की जो पॉलिसी थी वो प्रो पीटीआई थी, या वो इमरान खान को लाइक नहीं कर रहे थे। उन दिनों वो रूस भी चले गए थे, फिर वो एक अपना अलग से कोई इस्लामिक, उसमें भी कोई ब्लॉक के उसमें उनका नाम आ रहा था। तो बात तो लॉजिकल है, अगर ट्रम्प साहब हैं, ट्रम्प साहब से उनके उस वक्त भी अच्छे ताल्लुकात थे, दौरा भी किया था, आपको याद है, काफ़ी पजीराई मिली थी उनको। तो बात लॉजिकल नहीं लगती आपको ये? मुझे तो नहीं लगती। क्यों? इसलिए कि सारी बातें जो कही जा रही हैं, आई एम श्योर आप नहीं कह रहे, दूसरे लोग कहते हैं, ये उधर उधर की थोड़ी बहुत एक हेडलाइन उठा के जो है ये बात कर रहे हैं। अमेरिका की जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो बड़ी कंसिस्टेंट है। आपको एक मिसाल दूं, ट्रम्प साहब ने जो पहले हेड ऑफ द गवर्नमेंट को इनवाइट किया है व्हाइट हाउस में, वो किसको किया है? वो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, नेतन्याहू साहब। कोई पॉलिसी में चेंज मेजर नहीं हुआ है। ये हमेशा ऐसे ही रहा है पैटर्न। पाकिस्तान को भी उन्होंने थोड़े दिन के लिए लिफ्ट दी थी जब उनको थोड़ा सी मदद चाहिए थी, जो अमेरिकन ट्रुप्स के विड्रॉल में अफगानिस्तान से। आप 8 फ्लोर उठा के देख लीजिए, ना उस वक्त कोई फ़र्क आया था, ना अब कोई फ़र्क आया, ना आएगा। तो हम जो हक़ाइक़ को नहीं देखते। अभी हमने बात कर दी, लोग कह रहे हैं कि जी ब्रिक्स का बड़ा कोई ब्लॉक बन रहा है। पहली बात तो है कि ब्रिक्स कोई ब्लॉक है ही नहीं। ब्रिक्स एक क्लब है, और उसमें कुछ मज़े का केस बात है कि ट्रम्प साहब को भी नहीं लगता कि उनको पता है कि ब्रिक्स है। कि अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि स्पेन का नाम लिया उन्होंने ब्रिक्स में। स्पेन तो है ही नहीं उसमें। स्पेन तो है ही नहीं, तो वो भी मतलब अब क्या कहूँ मैं। तो मसला ये है कि हम ब्रिक्स को समझते हैं कि करेंसी बन जाएगी, ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता।
ये वही लोग कह सकते हैं जिनको पता ही नहीं कि करेंसी, एक कॉमन करेंसी बनती कैसे है। आप देख लीजिए, इसमें ब्राज़ील शामिल है, रशिया है, इंडिया, चाइना, ये ऐसे ऐसे ममालिक हैं जिनके आपस में कोई बन ही नहीं सकती कोई कॉमन यूनियन। एक करेंसी होने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ ये बातें आती रहती हैं। हमारे यहाँ लोग जो हैं, जो अपने दिल की ख्वाहिशात होती हैं उसको कहते हैं कि ये डॉलर ख़त्म हो जाएगा। आप छोटे सा फैक्ट बताऊँ आपको, डॉलर एज अ करेंसी, उसका जो इस्तेमाल है दुनिया के ग्लोबल पेमेंट्स में, वो पिछले 12 साल में पिछले साल अपनी बुलंद तरीन सतह तक पहुंच गया है, ओवर 43%, जबकि चाइना का हिस्सा 5-6% है सिर्फ। हम बगैर फैक्ट्स को देखे हुए, बगैर एनालाइज किए हुए, हम एक साजिशी माइंडसेट है हमारे यहाँ, जो हम वो कहते हैं जो हम बिलीव करना चाहते हैं, चाहे हकीकत जो है हम वेरीफाई भी नहीं करते। हम कहते हैं कि इंडिया का और चाइना का जो वो मुखासमत है और वो जो है वो ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, हमने इसकी बात की, इसमें कोई हकीकत ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि जो इंडिया जो इस्तेमाल कर रहा है तालिबान को, तो तालिबान से ताल्लुकात तो चीन भी बढ़ा रहा है। आप इसको क्या कहेंगे कि तालिबान और चीन जो मिल के हमारे खिलाफ हो गए हैं? वो इसलिए बढ़ा रहे हैं कि भाई इस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है, और जो भी जहाँ भी किसी की हुकूमत होती है उसे आपको डील तो करना पड़ता है। तो सर हम अपने देखें, कौन नहीं चाहता कि मतलब हमारे पड़ोसियों से ताल्लुकात अच्छे ना हो, सब चाहते हैं, इवन के इंडिया से ट्रेड ना हो। मेरा ख्याल है कि कोई भी जो है बाशऊर आदमी ये नहीं चाहेगा कि इंडिया से ट्रेड ना हो। तो सर हम ये ताल्लुकात बेहतर करते क्यों नहीं है? देखिए, मुझे तो जहाँ तक ताल्लुक पता है कि जनरल बाजवा साहब ने कोशिश की थी इंडिया से बेहतर करने की। ताल्लुकात की। उसकी मुखालफत किसने की थी? इमरान खान साहब ने। जनरल मुशर्रफ ने बहुत कोशिश की, लेकिन सुनने में आता है कि कुछ और लोगों ने सर ये तो आप उल्टा कह रहे हैं, यहाँ पे तो ये इल्ज़ाम लगता है कि फ़ौज नहीं चाहती कि इंडिया से ताल्लुकात। भाई जनरल बाजवा इमरान खान के मुतालिक तो ये कहा जाता है कि उसकी मुखालफत की थी। और जो आपने इस्लामिक ब्लॉक की बात की, वो भी इंतहाई हिमाकत थी। ये पता नहीं किसने इमरान खान से कह दिया था कि मलेशिया जैसा छोटा मुल्क, मलेशिया ने बड़ी तरक्की की है लेकिन बहरहाल ग्लोबल स्टेज पे एक छोटा मुल्क है, उसके साथ मिलकर इस्लामिक ब्लॉक बना सकते हैं। और उसके सिलसिले में आप सऊदी अरब जैसे एक बहुत बड़े पावरफुल इन्फ्लुएंशियल कंट्री को नाराज कर लें। ये किस जीनियस ने उनको मशवरा दिया था मुझे नहीं समझ में आती, लेकिन बहरहाल ये उन्होंने हिमाकत की थी, जिसकी वजह से हमारे सऊदी अरब से ताल्लुकात ख़राब हुए। देखिए, सऊदी अरब दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑयल है, वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स है, और सबसे बड़ी बात ये, हमें बहुत ज़्यादा उसने हमेशा इमदाद दी है, मदद की है, और बड़े मुश्किल वक्त में की है। तो इन तमाम बातों को देखते हुए ये फैंसी करना कि आप मलेशिया के साथ जस्ट बिकॉज आप महातिर को पसंद करते हैं कोई इस्लामिक ब्लॉक बनाना, ये जाहिर करता है, मैं जुमला मुकम्मल कर लूँ, ये जाहिर करता है कि उनको बैनुल अक़वामी सियासत की कुछ ज़्यादा समझ-बूझ है नहीं। एक और ब्लॉक का हम बड़ा जिक्र सुनते हैं, ये भी एक ख्याली है कि कोई चाइनीज़ ब्लॉक अलग बन रहा है, अमरीकी ब्लॉक कोई अलग बन रहा है, और पाकिस्तान जो है वो उसको चाइना वाला ब्लॉक सूट कर रहा है क्योंकि चाइना, रशिया, ईरान होंगे। तो ये वाकई ऐसा कुछ चल रहा है? देखिए, दुनिया में कोई इस नाम की कोई चिड़िया है नहीं जिसको आप कह रहे हैं चाइनीज़ ब्लॉक। चाइना इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट पावर इन द वर्ल्ड, इसमें कोई शुबा नहीं है। चाइना ने बहुत तरक्की की है पिछले 40-50 वर्षों में, इसमें भी कोई शक नहीं है। चाइना एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंशियल प्लेयर है दुनिया के स्टेज पे, इसमें भी कोई शक नहीं है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन कोई चाइनीज़ ब्लॉक नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि जो दूसरे बहुत सारे एशियन ममालिक हैं, जैसे कि फ़िलीपींस है, एशियन कंट्री है, फ़िलीपींस के तो अमेरिका से बहुत ज़्यादा क्लोज ताल्लुकात हैं, ताइवान के हैं, सिंगापुर के भी हैं, वियतनाम है, वो तो हर जगह से इन्वेस्टमेंट लेता है, वो अमेरिका से भी लेता है। वियतनाम किसी ब्लॉक में नहीं है। तो चाइनीज़ की ब्लॉक की बात कहाँ से आती है, मेरे साथ नहीं आता। सऊदी अरब है, सऊदी अरब के अमेरिका से बहुत ही करीबी ताल्लुकात हैं, चीन से भी है। यूएई जो है वो तो हर एक से अच्छे ताल्लुकात हैं। इसराइल को भी तस्लीम कर लिया, इसराइल को भी तस्लीम करिए, इसराइल से ट्रेड भी करते हैं। तो ये ब्लॉक की बात कैसे आ रही है, ऐसा नहीं है। हाँ, एक जो मिलिट्री अलायंस है वो नेटो का है, जो अमेरिका और पूरा जो वेस्टर्न यूरोप है वो है, ये पूरा एक ब्लॉक है। लेकिन उसमें भी अब दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं। लेकिन बहरहाल वो देख
जुमला मुतनाज़ हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ब्लॉक है तो वेस्टर्न ब्लॉक है, चाइनीज़ ब्लॉक नहीं है, और ना ही कोई ब्रिक्स कोई ब्लॉक है। और मैंने आपको एक चाइना के बाद एक बहुत बड़ा मुल्क है रशिया। देखिए, रशिया का नाम बहुत आता है। रशिया की इकॉनमी को 2.5-3 ट्रिलियन डॉलर की है। मतलब दुनिया की इकॉनमी बहुत 100 ट्रिलियन डॉलर है। चाइना की इकॉनमी उससे बहुत बड़ी है, रशिया की, चीन की बहुत बड़ी है, इंडिया की बहुत बड़ी है। तो इकोनॉमिक साइज जो है इंडिया का रशिया से ज़्यादा बड़ा है। हम पता नहीं समझते, अभी तक हम पता नहीं 1970s में रह रहे हैं। उस वक्त रशिया जो था, सोवियत यूनियन जो था, वो एक सेकंड सुपर पावर था। अब ऐसा नहीं है, रशिया की वो इम्पोर्टेंस रही नहीं है, इसलिए कि उसकी इकॉनमी कोलैप्स कर गई। उसके पास इतनी बड़ी जो पावर थी वो रही नहीं। तो हम ये बात जो है, मेरे ख्याल से जब हम एक ही सांस में कहते हैं रशिया और अमेरिका, तो हम ये भूल जाते हैं कि हम 60 की दहाई में नहीं रह रहे। दुनिया बहुत बदल चुकी है। तो अभी भी, और जो जहाँ तक चीन का ताल्लुक है, मैंने आपको अभी बताया कि चाइना तो इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। आप किस तरह से कह रहे हैं कि उनके यहाँ कोई दुश्मनी? हाँ, तनाज़ात अपनी जगह, लेकिन बिजनेस अपनी जगह चलता रहता है। हम ही हैं कि हम दुनिया भर से जो है लड़के बैठ के जाते हैं, और फिर हम चाहते हैं इन्वेस्टमेंट भी आए, प्रोग्रेस भी हो। ऐसा तो नहीं होता है भाई। इसके लिए ज़रूरी है कि हम हकीकत पसंदी से जायज़ा लें और फैक्ट्स के साथ देखें कि हमारी फॉरेन पॉलिसी की तरजीहात क्या होनी चाहिए, कैसे रिव्यू करना चाहिए। मैं तो साफ साफ कहता हूँ, हमें ये जो ब्लॉक पॉलिटिक्स है, अब तो ब्लॉक्स हैं ही नहीं इस तरह के, जिस तरह के लोग समझते हैं पाकिस्तान में, उसको अवॉइड करना चाहिए कि हम कहें कि नहीं हमें उसका साथ देना है या उसकी साइड लेनी है। हम अपना जो है अपने बिजनेस पे, अपने मुल्क की डेवलपमेंट पे तवज्जो दें। और मैंने आपको कई मिसालों से बताया है कि हर एक से मुमकिन है कि हम ट्रेड कर सकें, इकनॉमिक टाइज हम एक्सपेंड कर सकें। दुनिया के ज़्यादातर ममालिक यही करते हैं, सवाए चंद के, जैसे कि नॉर्थ कोरिया हो गया या बर्मा हो गया। तो यकीनन हम नॉर्थ कोरिया या म्यांमार की मिसाल तो नहीं फॉलो करना चाहेंगे ना। हम चाहेंगे जो सक्सेसफुल कंट्रीज़ जो हैं, जो आगे बढ़ रही हैं, हम उनकी मिसाल पे अमल करें। थोड़ी सी हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हमने ये देखा है कि हमारी सियासी शख्सियात को लेकर जो बैरूनी मुदाखलत है वो होती रही है। अगर आपको याद होगा कि मौदूदी साहब को फांसी हुई, ठीक है, बैरूनी दबाव आया तो उनकी फांसी को जो है वो रोक दिया गया। इसी तरह भुट्टो साहब को फांसी हुई, ठीक है, उसके ऊपर 2 ब्लॉक बने हुए थे, एक चाहता था कि फांसी ना हो, अमेरिकन्स चाहते थे कि हो जाए, तो ये भी एक दबाव आया। फिर इसी तरह नवाज शरीफ को बाहर भेजने में भी नज़र आया हमें कि सऊदी अरब वगैरह का नाम लिया जाता है। तो सियासी शख्सियात को लेकर मुदाखलत तो होती है ना। अभी इमरान खान की हुकूमत गई तो बाइडेन इंतज़ामिया का नाम आया। तो इस तरह आपको ये हमारा माजी देखते हुए आपको इमरान खान के ऊपर कोई ऐसा वो नज़र नहीं आता कि वो इस वक्त जो है वो जो आलमी इस्टेब्लिशमेंट है उनको सूट करते हैं या नहीं करते, या उनका मुस्तकबिल क्या हो सकता है मौजूदा हालात को देखते हुए? आपने जो मिसालें दी बहुत पुरानी बात है, वही है। आप कोल्ड वॉर के ज़माने की बात कर रहे हैं। उस वक्त दुनिया 2 कैंपों में बटी हुई थी, आज नहीं है। आपने भुट्टो साहब की बात की, ये 76-77 की बात है। वो जो न्यूक्लियर प्लांट है उसके हवाले से बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी और डिसएग्रीमेंट भी था। लेकिन उस वक्त भी दुनिया 2 कैंपों में बटी हुई थी। आज ऐसा नहीं है। अचानक कोई चाइनीज़ कैंप नहीं है। बाइडेन की जो सिवाय इसकी कि जो एक उन्होंने सफ़र दिखा दिया, कोई ऐसी कोई एविडेंस नहीं है कि बाइडेन इंतज़ामिया ने कोई रिजीम चेंज की बात की हो। जहाँ तक मुझे ताल्लुक़ है, पाकिस्तानी आला तरीन हुकाम कोशिश करते रहे हैं पिछले 5-6 वर्षों में अमेरिकी आला हुकाम से मिलने के लिए, और मुलाकात नहीं कर पाए हैं। बिलावल भुट्टो साहब गए थे कुछ साल पहले जब पीडीएम की गवर्नमेंट थी, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो ब्लिंकन ने उससे मुलाकात करना चाह रहे थे, उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी। अगर बाइडेन इंतज़ामिया ही पीछे होती तो ये जो पीडीएम की हुकूमत को इतनी मेहनत करनी पड़ी, इतनी मुश्किल का सामना करना पड़ा आईएमएफ का बेल आउट करने में, ये तो फ़ौरन हो जाता। ये तो हक़ाइक़ है ना। शहबाज शरीफ साहब को जाना पड़ा, आईएमएफ की जो हेड थी उससे मीटिंग की और उनसे दरख्वास्त की कि अगर आपने नहीं किया तो मुल्क जो है दिवालिया हो जाएगा। तो उन्होंने फिर इमरजेंसी स्टैंड बाय जो है अरेंजमेंट किया। अगर अमेरिका इन सब चीज़ों के पीछे होता तो जिस तरह अमेरिका ने और दूसरे अरब ममालिक ने इजिप्ट को $40 बिलियन का सब मिला के बेल आउट अरेंज कर दिया, हमें भी कर देते। हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ।
तो फिर क्यों, क्या इमरान खान को मतलब अगर हटाना था तो जो उनके बाद वाली हुकूमत थी, कोई एविडेंस ऐसी नहीं कि उसका साथ दिया हो। हमें बहुत तगोदो करनी पड़ी है उनकी अटेंशन लेने के लिए, और अभी भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अटेंशन मिल नहीं रही। तो हम अभी तक, मेरे ख्याल से जो कोल्ड वॉर का माइंडसेट है, जब दुनिया दो बड़े बड़े ब्लॉक्स में थी, एक सोवियत ब्लॉक था, अमेरिकन लेड वेस्टर्न ब्लॉक था, अभी तक हम उसी माइंडसेट से सोच रहे हैं, जबकि दुनिया बहुत बदल चुकी है। इसके लिए एक अमेरिकन थिंकर हैं इन ब्रेमर, उन्होंने इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है, बल्कि उन्होंने तो कहा है कि ज़ीरो पोलर वर्ल्ड है। इसका मतलब ये है कि कोई एक ताकत इतनी बड़ी पोजीशन में नहीं है कि वो सारे हर जगह मामलात को इन्फ्लुएंस कर सके। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त हमारी इस्टेब्लिशमेंट पर ट्रंप के आने के बाद इमरान खान के लिए कोई ख़ास दबाव वगैरह नहीं है, जो मामला जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहेंगे? बिल्कुल नहीं है। मेरे ख्याल से ये एक दो बयानात से कुछ इस्टेब्लिशमेंट के लोग शायद परेशान हो गए थे, तो वो भागे भागे चले भी गए वाशिंगटन। मैं नहीं समझता कोई ऐसा कोई सीरियस प्रेशर है। मैंने आपसे बस किया है कि मतलब मेरी तो एक तरह से जॉब ही ये थी दुनिया भर में चीफ मैक्रो स्ट्रेटजिस्ट था, कि ये असेस करना पॉलिटिकल रिस्क को, मैक्रो ट्रेंड्स को। मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई है सिलसिला। हमने इसको खुद अपने माइंड में बना लिया है कि हम बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, कोई एक दो बयान आ रहते हैं, समझते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। जिस तरह हमारे अभी इसी हुकूमत में एक साहब हैं वजीर, उन्होंने कह दिया था कि जब IMF में डिले हो रहा था, उन्होंने कहा बहुत बड़ी साजिश हो रही है। वो कुछ दिन के बाद IMF ने अप्रूव कर दिया, तो क्या हुआ, तो साजिश खत्म हो गई थी फ़ौरन। ठीक है, तो यानी कि इमरान खान के बाहर आने का या ना आने का ट्रंप साहब के आने जाने से कोई ताल्लुक नहीं है, आप ये कह रहे हैं? जो भी मामला तय होंगे वो हमारी यहाँ की लोकल इस्टेब्लिशमेंट और PTI के बीच में जो भी होगा तो तभी तय होंगे। बिल्कुल यही बात है, और मैं तो नहीं समझता कि उसके भी कोई ज़्यादा आसार हैं, इसलिए कि PTI की जो नेगोशिएटिंग पावर है वो दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। अच्छा, देखिए, अगर सोशल मीडिया से और ख़ाली जो अवामी राय से ही बात बनती तो पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें मुख्तलिफ होती, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यूसुफ साहब वोट तो मिले ना 8 फरवरी को? मैं कब कह रहा हूँ वोट नहीं मिले? तो negotiation- वोट तो ये लोग भूल जाते हैं, ये कहते हैं कि जी वोट मिले थे, तो 2018 में जो वोट दिलवाए गए थे उसका भी तो हिसाब कीजिए ना आप। हाँ, तो सर निगोशिएशन में उसको एज नहीं होता जिसके पास वोट बैंक ज़्यादा हो? देखिए, रियल पॉलिटिक्स अलग चीज़ होती है, पाकिस्तान में नहीं है। पावर पॉलिटिक्स। आप पाकिस्तान की क्या बात कर रहे हैं? आप मिडल ईस्ट को ले लीजिए, कितना जुल्म हुआ है फिलिस्तीनियों के साथ। ये सारे बड़े बड़े ममालिक जो हैं, बड़े इन्फ्लुएंशियल ममालिक, जिसमें सऊदी अरब भी शामिल है, सऊदी अरब, कुछ बड़े चाइना। क्या आप चाइना ने कोई धमकी दी कि अगर फिलिस्तीनियों के साथ जुल्म नहीं हुआ, बंद नहीं हुआ, तो हम ये कर देंगे? आपने कोई ऐसा देखा? नहीं ना। क्यों? ये अनफॉर्चुनेट है, तल्ख बात है, लेकिन हकीकत यही है कि ये आर द रियलिटीज ऑफ पावर पॉलिटिक्स। इतनी ज़्यादा लोग समझ रहे थे कि ट्रम्प आने के बाद जंग रुकवा देगा और इसराइल को पता नहीं क्या कर देगा, और ट्रम्प जो है वो तो इजरायली प्राइम मिनिस्टर जो है, इसका पहला जो है गेस्ट है वो ही है। सर जंगबंदी की बात तो हो रही है अभी, वो तो इजराइल जंगबंदी तो हुई है, लेकिन दोस्ती में तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना भाई। हम क्यों ये समझ रहे थे कि कोई मुसलमानों को फेवर करेगा ट्रम्प जो है और इजराइल के कुछ कर देगा? ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। अभी भी जो उन्होंने एड जो फ्रीज लगाई है ट्रम्प ने, उसमें एक्सेप्शन दो ममालिक हैं। सही, एक इजराइल, दूसरा इजिप्ट। तो जिनको फेवर करना होता है तो वो तो सारी पॉलिसीज़ के बावजूद फिर भी कर रहे हैं। तो हम असल में, मैं फिर ये कहूँगा कि जो हमारे जो जज्बात होते हैं, वी गेट कैरिड अवे बाय आवर इमोशंस। हम एविडेंस को नहीं देखते, हम यही देखते रहते हैं कि जे न्यूज़ क्या कह रहा है, एयरबाई क्या कह रहा है, डॉन में क्या छप रहा है। यार दुनिया बहुत बड़ी है, इससे थोड़ा सा अपना होराइजन बड़ा करें, देखें कि कहती है खल्क़ खुदा गायबाना क्या। मैं तो यही कहूँगा कि देखो, ज़माना क़यामत की चाल चल गया है। आप अभी तक जो हैं उसी पुराने मफरूज़ों पे काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, और दुनिया के हालात बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। इमरान खान वाली बात तो आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया जो आपको लगता है। मुझे फिर ये बताएं कि फिर पाकिस्तानी सियासत में आगे क्या है?
मतलब क्या यही सेटअप कंटिन्यू करेगा या फिर पीटीआई या इमरान खान की जगह आप नहीं देखते? देखते क्या हैं आप फिर पाकिस्तानी सियासत में? फिलहाल तो ये चलता रहेगा, इसलिए कि ये जो अरेंजमेंट है इस वक्त, शहबाज शरीफ साहब को तो कोई मेरे ख्याल से गलतफहमी नहीं है कि वो किसी भी मौके पे इस पोजीशन में हैं या हो सकते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करें, तो वो तो उनके साथ ही चलेंगे और चलते आए हैं। नवाज़ शरीफ साहब तो आपको पता है कि PMLN की जो सियासी पोजीशन है, जितना उसको नुकसान पहुंचा है, और बाज़ तो उनके लोग ही कहते हैं कि हमारी पोजीशन, हमारी सियासत तो ख़त्म हो गई है। तो हुकूमत तो बज़ाहिर तो उनकी हुकूमत है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हुकूमत तो इस्टेब्लिशमेंट की है। मगर सर इलेक्शन भी तो होना है ना, चले मान लेते 5 साल बाद ही होगा। देखिए 5 साल के बाद क्या होगा पाकिस्तान की सियासत में, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं यहाँ बैठ के कहूँ कि 5 साल के बाद ऐसा होगा, तो मेरे ख्याल से ये तो बहुत मेरे ख्याल अनरियलिस्टिक बात है। 5 साल के बाद क्या होगा? आज से 2019 में किसी ने ये सोचा था कि इमरान खान जेल में होंगे? 5 साल के बाद क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है, वो ये कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट जो है 5 साल के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, इट विल कंटिन्यू टू बी द मोस्ट पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल फैक्टर। और हमें ये गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए कि जी हमारे यहाँ जमहूरी हुकूमत जो थी पिछले कोई 10 या 15 साल में थी, ऐसा कभी नहीं रहा। और अगर किसी ने असर्ट करने की कोशिश भी की, और मेरे ख्याल से तो वो मिसप्लेस थी। तो इमरान खान जो कोशिश कर रहे हैं वो जमहूरी हुकूमत के लिए कर रहे हैं आपके ख्याल में? देखिए फिर उसूलों की बात करें ना, तो उसूलों पे तो पाकिस्तान में कोई भी ऐसी सियासी जमात नहीं है जो कह सके कि हम उसूलों पे खड़े, कोई भी नहीं है। अफसोस की बात है, लेकिन ये हकीकत है। हमारे यहाँ तो यही है कि जब आप अपोजिशन में होते हैं तो आपके सारे असूल याद आते हैं, आपको याद आ जाते हैं। हुकूमत में आ जाते हैं तो सारे उसूल एक तरफ जो है फेंक दिए जाते हैं। ये हमारा वो रही है, यही हमारा नेशनल कैरेक्टर रहा है अनफॉर्चुनेटली। तो मैं तो नहीं मानता कि कोई जो बात है वो उसूलों की है इसमें। आज भी लोग तो यही कहते हैं कि आज भी इस्टेब्लिशमेंट राजी हो जाए, वो किसी भी टर्म्स पे जो है वो PTI वाले तैयार हो जाएंगे। और वैसे भी सर ये भी एक बड़ी बहस चलती है, कोई क्या लिखता है लिखने वाला, कोई क्या लिखता है, कोई कहता है कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं मान रही, कोई कहता है कि इमरान खान नहीं मान रहे, वो बड़े एक स्टेप पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। फिर उनके ट्विटर बयानात से भी लगता है कि वो बाकायदा नाम लेके अभी कुछ अर्सा पहले तक वो इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाते रहे। तो आपको क्या लगता है कौन नहीं मान रहा? मेरा जो ख्याल है, जो मेरी रीडिंग ये है वो कि इस्टेब्लिशमेंट जो इंटरनेशनल मीडिया है और पब्लिक ओपिनियन है, उसको ये तासुर देना चाह रहा है कि हम कोई मसलहत करना चाहते हैं, हम पाकिस्तान में पॉलिटिकल प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ये तासुर देना चाहता है, लेकिन तासुर देना चाहता है, इसलिए कि दुनिया भी इतनी भोली नहीं है। सबको पता है पाकिस्तान में कैसे मामला चलते हैं, ठीक है ना। आप क्या समझते हैं सऊदी क्राउन प्रिंस को नहीं पता क्या होता है, या चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता पाकिस्तान में कैसे हुकूमत चलती है, या वाशिंगटन में कोई बैठा हुआ है, या कोई लंदन में जो कोई बैठा हुआ है? तो अब लेट्स नॉट इंसल्ट द इंटेलिजेंस ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी। उनको अच्छी तरह पता है, इन सम केसेस हमसे ज़्यादा पता है कि पाकिस्तान में कैसे मामला होते हैं। तो लेकिन भारत एक इंटरनेशनल मीडिया है, एक मुख्तलिफ बॉडीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूरोपियन यूनियन है, तो इन सब को ये होना ज़रूरी है कि जिस तरह कहते हैं कि जमहूरियत का एक फसाद रखा जाता है कि देखिए हम चाह रहे हैं कि पॉलिटिकल प्रोसेस से बात आगे बढ़े। तो मेरे ख्याल से ये जो नेगोशिएशंस जो हैं इसका कोई नतीजा बराबर नहीं होगा। ये सिर्फ ये जो एक एक्सरसाइज है, जिससे मैंने कहा कि इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन को ये तासुर देने के लिए कि पाकिस्तान में मामला जो हैं शायद बेहतरी की तरफ आएँ पॉलिटिकली, ये उसके लिए है। क्या इससे कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट होगा? मैं नहीं समझता कि कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट। मगर सर ये क्योस किसी दिन तो टूटना है ना, ये हमेशा तो ऐसे नहीं रहेगा ना। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में क्योस है इस वक्त? सर सियासी तौर पर तो नज़र आता है। हाँ, सियासी तौर पे अनरेस्ट है। और सर अगर एक देखिए ना, आप देखिए, आप इस्टेब्लिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, वो शख्स जो कह रहा था कि मीर जाफ़र और मीर जो है दूसरे सब गद्दार और एम्पायर जो है वो न्यूट्रल नहीं हो सकता, वो तो प्रैक्टिकली देखिए पॉलिटिक्स बड़ी बेरहम चीज़ है। प्रैक्टिकली तो उन्होंने इनको कोने लगा दिया ना।
तो जो डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी थी 2 साल पहले, क्या अब भी वही है? मुझे तो नहीं लगता ऐसा। आपके ना सिर्फ ये है, बल्कि आपके जो वर्ल्ड बैंक है वो तो आपको 10 साल का प्लान दे रहा है कि मैं $20 बिलियन दूंगा। आपके सऊदी अरब से ताल्लुकात बड़े नॉर्मलाइज हैं। हाँ, टेंशन जो है मुख्तलिफ ममालिक से चलती रहती है, लेकिन आपको पीटीआई को देख लें आप सिवाय ट्विटर के कुछ चंद मुजाहरों के, क्या कोई कंट्री वाइड कोई डेमोन्स्ट्रेशन हुए? नहीं। वो इसलिए क्यों नहीं हुए? पाकिस्तान में आखिरी मरतबा जो कंट्री वाइड, आजकल मेरे ख्याल में लोगों की मेमोरी बहुत कमज़ोर है, जो कंट्री वाइड डेमोन्स्ट्रेशन हुए थे वो पीएनए के हुए थे 1977 में। ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि अगर दुनिया को पाकिस्तान में क्या चल रहा है या इमरान खान पर क्या गुजर रही है, वो जेल में है, इसकी कोई परेशानी टेंशन नहीं है, मामलाते ज़िंदगी ऐसे ही चलते रहेंगे, तो फिर मुझे ये बताएं कि दुनिया हमें हेल्प आउट क्यों नहीं कर रही? मतलब सऊदी अरब हमारे आर्मी चीफ साहब भी गए, शहबाज शरीफ कई बार जा चुके हैं, कोई वहाँ से कोई पैकेज नहीं मिला, कोई प्लान नहीं मिला। इधर चाइना हमें हाथ नहीं पकड़ा रहा, अमेरिका भी कुछ नहीं दे रहा। तो अगर सब लोग, पूरी दुनिया इस सियासी कंडीशन से पाकिस्तान की खुश है, तो फिर हमें बेल आउट करने, कोई बाहर निकालने क्यों नहीं आ रहा सर दलदल से? माफ़ कीजिएगा, मैं तो वो खुश है, इंडिफरेंट है। तो इंडिफरेंट इमरान खान के ज़माने में थी, इंडिफरेंट तो बहुत अरसे से रहे। सर देखिए ना, उस वक्त तो आपको छोटी सी बात बताऊँ, आपको 2012 में मैंने किताब छपी थी मेरी, एक पॉलिटिकल इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान के नाम से। उसका जो प्रेफेस था उसको आप पढ़िएगा। मैंने लिखा था कि ये फेज़ जो है अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट का इस खत्ते में ख़त्म हो गया है। अगली मर्तबा कोई क्राइसिस होगा तो वो उस तरह से आपकी मदद करने को नहीं आएंगे जैसे कि माजी में वो आए थे। और ये मैं कोई फर्जी बात नहीं कर रहा, ये पब्लिश है 2012 में। दुनिया के हालात में फिर कहूँगा बहुत बदल चुके हैं। लोगों का इंटरेस्ट इतना है कि हम इसको मुल्क चलता रहे, लेकिन कोई, जिस तरह के मैंने कहा कि इजिप्ट की तो चले गए ना, पूरी $35 बिलियन की बेल आउट कर दिया, हमारे पास क्यों नहीं आया? इसलिए कि इंटरेस्ट इतना स्ट्रांग नहीं है। पाकिस्तान, हमारे मुतालिक बहुत सारी गलतफहमियाँ हैं, लेकिन दुनिया ऐसे नहीं देखती। हाँ, IMF से उन्होंने मदद कर दी, IMF के थ्रू, वो चीन भी यही कहता है, लेकिन आज नहीं, पहले भी जब इमरान खान के ज़माने में IMF से एग्रीमेंट हुई तो चाइना ने यही कहा था ना कि आप IMF के थ्रू जाइए। सऊदी अरब ने भी कहा था, तो उस पोजीशन में तो कोई फर्क नहीं है। अभी जो हुआ फिर भी उन्होंने यही कहा, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस? पोजीशन तो कोई चेंज नहीं हुई उनकी। अमेरिका ने भी कहा था कि वी विल हेल्प यू सिक्योर द IMF बेल आउट, और विच दे डिड एक्चुअली। लेकिन पोजीशन ना अमेरिका की, ना चाइना की, ना सऊदी अरब की, पाकिस्तान की इमदाद के हवाले से जो इमरान खान के ज़माने में थी, साहब के ज़माने में, वो भी आज भी वही है, वो उस वक्त भी वही थी। चलें सर, बहुत मज़े की बातें हुई आपसे, और गो के मुझे पता है कि काफ़ी हमारे पीटीआई के जो व्यूवर्स हैं वो, उनको आपकी बातें अच्छी नहीं लगेंगी और वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के कमेंट करने वाले हैं, मगर फिर भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आपकी राय का एहतराम और उससे डिसएग्री हमारे व्यूवर्स कर सकते हैं। और मगर मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, इंशाल्लाह दोबारा भी आपसे मुलाकात होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और एक पॉइंट ये, मैं पीटीआई के खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैंने तो हमारे जो पूरी पॉलिटिकल क्लास है, मैं तो कह चुका हूँ कि मुझे कोई कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो किसी तरह भी डिलीवर कर सकते हैं, तो खाली उनकी बात नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।